हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत इमाइल दुर्खीम की सामाजिक सुदृढ़ता, एकरूपता या एकता का अध्ययन हम आज इस पहली वीडियो में करेंगे, जिसका भाग 1 आज भेजा जा रहा है। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। दुर्खीम ने समाज में श्रम विभाजन सिद्धांत नामक पुस्तक में सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने दो रूपों, यांत्रिक या मैकेनिकल और सावयवी या ऑर्गेनिक एकता के रूप में सामाजिक सुदृढ़ता को समझाने का प्रयास किया है। दुर्खीम का मानना है कि इन दोनों प्रकार की एकता को जन्म देने का प्रकार्य श्रम विभाजन का है। दुर्खीम का यह भी मानना है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज के अस्तित्व से संबंधित किसी नैतिकता की पूर्ति करना होता है। जब दुर्खीम इस चीज़ को समझाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जब समाज में सदस्यों की संख्या बढ़ती है, यानी जनसंख्या बढ़ती है और उनके पारस्परिक संबंधों में भी वृद्धि होती है, तो समाज में श्रम विभाजन की भी वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों में पारस्परिक संबंधों की संख्या बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन भी बढ़ेगा। नए नए व्यावसायिक एवं सामाजिक समूहों का जन्म होता है। इन विभिन्न समूहों के बीच एकता उत्पन्न करना समाज के लिए अति आवश्यक है, अन्यथा समाज में व्यवस्था और संतुलन कायम नहीं हो सकता। तो यहाँ दुर्खीम ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जैसे जैसे समाज में सरलता से जटिलता बढ़ेगी वैसे वैसे समाज में न केवल जनसंख्या बढ़ती है बल्कि साथ साथ पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है, श्रम विभाजन बढ़ता है और उसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के नए व्यवसाय जन्म लेते हैं। उन्हीं के परिणाम स्वरूप नए सामाजिक समूह का जन्म होता है, जैसे आर्थिक समूह। तो आर्थिक समूह में जहाँ पहले महाजन हुआ करते थे, अब उनकी जगह बैंकिंग व्यवस्था हो गई है और बैंकों में भी नित्य नए समूह का निर्माण होता जा रहा है। इसी तरह पुलिस विभाग में भी ट्रैफिक पुलिस, एंटी करप्शन पुलिस, साइबर क्राइम से संबंधित पुलिस का समूह। तो इस प्रकार से अनेक समूह एक ही समूह के अंतर्गत पैदा हो जाते हैं और उन सबको एक साथ व्यवस्थित करना, उनके बीच में संतुलन बनाए रखना, ये समाज में श्रम विभाजन का कार्य माना गया। समाज की इस नैतिक आवश्यकता की पूर्ति को दुर्खीम श्रम विभाजन के अनुसार होना मानते हैं। साथ ही जब जब समाज में परिवर्तन होता है, जीवन की दशाओं और आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। नवीन समूह का निर्माण, जैसे पहले कहा, यह सभी एक सामाजिक आवश्यकता है और उनकी एकता भी समाज के लिए अनिवार्य है। दुर्खीम के अनुसार ये दोनों ही कार्य श्रम विभाजन द्वारा किए जाते हैं। दुर्खीम
यह भी मानते हैं कि श्रम विभाजन समाज में एक दूसरे के मध्य गुणों को लेने देने तथा समाज में व्याप्त समानता और विभिन्नता दोनों ही परस्पर आकर्षण का कारण होते हैं। यानी समाज में समानता और विभिन्नता, जैसे हमने पहले भी पढ़ी है कि दोनों ही पाई जाती हैं, तो दुर्खीम का मानना है कि दोनों ही परस्पर आकर्षण पैदा करते हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया कि दुर्खीम ने वैवाहिक एकता, स्त्री और पुरुष की एकता को श्रम विभाजन के द्वारा समझाने का प्रयास किया। उनका मानना है कि समाज में लैंगिक श्रम विभाजन ही स्त्री पुरुष की एकता का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि प्राचीन काल से दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग परिभाषित हैं। जहाँ स्त्रियों का कार्य रागात्मक क्षेत्र या कम श्रम या श्रम भी ना कहें तो जो घरेलू कार्य हैं उनमें उनकी दक्षता है, वहीं पुरुषों को बौद्धिक क्षेत्र का कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है। श्रम विभाजन इन दोनों को परस्पर जोड़ता है तथा उनके प्रयत्नों को संगठित करता है और उसी का परिणाम स्वरूप परिवार का जन्म होता है। श्रम विभाजन न केवल समाज में एकता बल्कि समाज के सदस्यों की कुशलता और परिमाण में भी वृद्धि करता है। इस हेतु श्रम विभाजन को दुर्खीम ने प्रकार्यात्मक माना है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है जो समाज के नैतिक आदर्शों में निहित होती है। यह कोई मूर्त वस्तु न होकर समाज के सदस्यों की मानसिक स्थिति की परिचायक है। दुर्खीम ने सामूहिक चेतना के अभिव्यक्ति को भी श्रम विभाजन के कारण ही माना। समाज के सदस्यों में जितना अधिक लगाव एवं निकटता की भावना होगी, समाज में उतनी ही मात्रा में एकता पाई जाएगी। दुर्खीम मानते हैं कि सामाजिक एकता की स्थिति एवं स्वरूप में जनसंख्या के आकार और श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। इसी आधार पर समाज में दो प्रकार की एकता जन्म लेती हैं। एक उन्होंने यांत्रिक एकता और दूसरी सावयवी एकता नाम दिया। यांत्रिक एकता का तात्पर्य है कि ऐसे समाज जो बहुत सरल प्रकृति के हैं, जिनमें उन्होंने आदिम समाजों को, प्राचीन समाजों को रखा है, जिनमें बहुत अधिक होमोजेनिटी पाई जाती है, समानता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है। वहाँ सभी व्यक्ति एक सा ही कार्य करते प्रतीत होते हैं। परिणाम से उनमें एक लाइकनेस वाली विशेषता दिखाई देती है। वहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण लगभग ना के बराबर होता है, और जो विशेषीकरण श्रम विभाजन होता है वो अधिकांशतः लैंगिक और आयु के आधार पर देखने को मिलता है। ऐसे समाजों में जो एकता देखी गई उसे दुर्खीम ने यांत्रिक एकता का नाम दिया, और इसके विपरीत जटिल समाज, जिनमें सामाजिक संबंधों में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है, लोगों के विचारों में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की ज़रूरत के लिए एक दूसरे समूह या दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करता है, और इस प्रकार वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसे समाजों की तुलना दुर्खीम ने एक मानव शरीर या किसी प्राणी के शरीर से की, कि जैसे किसी प्राणी के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और वो सभी अंग परस्पर मिलकर संपूर्ण शरीर को जीवित बनाए रखने का कार्य करते हैं। यद्यपि वह सभी अंग अपना अपना कार्य अलग अलग करते हैं, किंतु
सभी का प्रकार्य एक ही लक्ष्य के लिए होता है कि जीवन बना रहे। ऐसे ही समाज में भी जितनी भी हमने उप व्यवस्थाएं, उप समूह निर्धारित कर रखे हैं अलग अलग कार्यों के लिए, वो सभी समूह सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं संतुलित बनाए रखने के लिए होते हैं। आगे की कड़ी में हम यांत्रिक एकता और सावयवी एकता को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।